हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोनमी। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डज मीन बाय पावर शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर आप इसी को डिवाइडेशन से भी समझ सकते हैं। डिवाइड किया जाता है पावर को। मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने फोकस किया होगा कि जो किंग के पास सारी अथॉरिटीज कंसंट्रेटेड होती थी, सारी पावर किंग के पास ही होती थी। तो वहां पे क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, है ना। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था कहाँ पे? मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना। तो शेयरिंग मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन से भी आप समझ सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सामने आप ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन देख पा रहे होंगे, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, इनके फंक्शंस डिवाइड हैं और ये चीजें क्लियरली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशंस में इनके प्रॉपरली जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड हैं। व्हाट आर द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द ईच ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेटिव का काम जो होता है रूल्स को फॉर्मुलेट करने का होता है, वो आप लोगों को पता ही होगा, फॉर्मुलेट करते हैं। एग्जीक्यूटिव उसी रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और इस बात की इंश्योरिटी करता है जुडिशरी। तो जुडिशरी यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहा है। इन एडिशन, अगर कोई ऑर्गन, बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का वायलेशन कर रहा है तो उसको जुडिशरी पनिश भी करती है। जुडिशरी उसको क्या करती है? पनिश भी करती है। तो आपने यहाँ पे देखा पावर का इक्वली डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी ऑर्गन्स इक्वल हैं और एक दूसरे पे प्रॉपर चेक बैलेंस भी कर रहे हैं, है ना। ये इस पे कर रहा है, ये इस पे कर रहा है चेक बैलेंस। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कर रही है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कर रहा है। कैसे कर रहे हैं ये तो हम कभी फिर बता देंगे। आज हम 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे और उन कंट्रीज के माध्यम से समझेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पावर शेयरिंग इंटेलिजेंट तरीके से ना किया जाए तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो 2 कंट्रीज जो हैं वो हैं, एक यूरोपियन नेशन दैट इज बेल्जियम की बात करेंगे और दूसरी कंट्रीज है वो श्रीलंका, जो कि एशियाटिक कंट्रीज है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन नेशन दैट इज बेल्जियम। तो यहाँ पे ये सामने आप यूरोप का मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है यूरोप। अगर इसको जूम करते हैं तो ये आपका बेल्जियम। यहाँ पे बेल्जियम की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उस पर एक बार फोकस कीजिएगा। ये जो पोर्शन होता है, साउथ वाला पोर्शन है, ये फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और नॉर्थ वाला पोर्शन जो है वो नीदरलैंड के साथ बाउंड्री शेयर हो रहा है। नीदरलैंड की कैपिटल है यहाँ पे एम्स्टर्डम, वो लिखा हुआ है। और थोड़े बहुत बाउंड्री उनके जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ भी शेयर हो रहे हैं। तो अब हम सेपरेट एक बेल्जियम का मैप देखेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम की साइज कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, कौन कौन से डाइवर्सिटीज ग्रुप वहां पे पर्टिकुलर रिसाइड करते हैं। तो ये सामने आप बेल्जियम का मैप देख पा रहे हैं। बेल्जियम की अगर इन टर्म्स ऑफ साइज की बात करें तो हमारे इंडियन स्टेट्स के हरियाणा के जितना ही है। पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फोकस करिए कि बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो येलो वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन। और जो साउथ वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन। 1 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग 59% पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो यहाँ पे लैंग्वेज यूज करती है डच। डच क्यों यूज करती है? क्योंकि ये वाला पोर्शन नीदरलैंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और नीदरलैंड की लैंग्वेज है डच। उसी प्रकार से साउथ वाला पोर्शन वो शेयर कर रहा था बाउंड्री फ्रांस के साथ, इसलिए वेलोनिया रीजन में जो ग्रुप रहता है वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करता है।
कितने परसेंट यहाँ पे लोग हैं? 40%। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप है दैट इज मेजोरिटी सेक्शन, वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। लाइकवाइज जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो यहाँ पे माइनॉरिटीज में है, 40% है। आपने ये भी देखा था कि थोड़ा बहुत पर्सन जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ भी शेयर कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे 1% जर्मन लैंग्वेज भी बोलने वाले लोग हैं, कम्युनिटी है। ये रहा इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिसिटी का मतलब होता है शेयर्ड कल्चर के बेस पे सोसाइटी में डिवीजन होना, है ना। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी डाइवर्सिटीज है ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, बहुत सारे बेस है। तो ये इथनिसिटी एक क्राइटेरिया होता है सोशल डिवीजन का। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे डाइवर्सिटीज पे फोकस किए हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो यहाँ की कैपिटल है ब्रुसल्स, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये है ब्रुसल्स जिसको हमने डार्क किया। ब्रुसल्स में जो पॉपुलेशन रहती है वो जो 59% पॉपुलेशन है जो कि डच बोलती है, वो ब्रुसल्स में आके माइनॉरिटीज में कन्वर्ट हो जा रही है, महज 20% पे सिमट जा रही है। दूसरी तरफ जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था जो कि माइनॉरिटीज में था कंट्री में, वो यहाँ पे मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो भी 80%, जबरदस्त मेजोरिटी के साथ। यहाँ पे टेंशन 1950s 1960s में बढ़ गया था। उसकी वजह ये था कि ये जो साउथ वाला पोर्शन आपने देखा होगा, इनके पास रिसोर्स ज्यादा दिख रहा है ना, लैंड मास ज्यादा है। इस वजह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग माइनॉरिटीज रिच थे, डेवलप्ड भी थे और एजुकेटेड भी थे, है ना, एजुकेटेड भी थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास ज्यादा था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास थोड़ा सा बाद में मिला। इस वजह से ब्रुसल्स में ये टेंशन थोड़ा सा अक्यूट था, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ लिखा भी है कि this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में था, फिर भी वो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड था। इस वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी में रिजेंटमेंट था, असंतोष था, टेंशन थी। तो यहाँ पे हम इसको फोकस करेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपने कंट्रीज में पावर को शेयर किया है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। उसके पहले हम श्रीलंका के बारे में स्टडी करेंगे कि श्रीलंका के इथनिक कंपोजिशंस क्या है। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, है ना, जो नहीं जानते होंगे शायद, ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है वो हमारा श्रीलंका है, तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं। ये है हमारा श्रीलंका का सेपरेट मैप। श्रीलंका में भी लैंग्वेज के आधार पे हम डाइवर्सिटीज को फोकस करेंगे। ये जो येलो वाला पोर्शन है जो कि मेजोरिटी में आपको ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे 74% पॉपुलेशन रहती है जो कि सिन्हाला लैंग्वेज यूज करती है। कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? सिन्हाला लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, नॉर्थ और ईस्टर्न वाला पोर्शन, है ना, नॉर्थ और ईस्टर्न वाला पोर्शन, और थोड़ा बहुत ये बीच में पैकेट्स हैं, ये है तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, तमिल ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ 18% है यहाँ पे। तो आपने देखा कि 74% जो है पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप है एंड 18% पॉपुलेशन जो है हमारी तमिल लैंग्वेज यूज कर रही है। इस तमिल में भी टू सब ग्रुप थे। एक तो हमारे जो थे वो नेटिव तमिल थे। नेटिव तमिल ये मतलब होता है कि जो प्रॉपर तमिल के ओरिजिनल जो श्रीलंका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, जो प्रॉपर वहीं पे कई सालों से उनके एंसेस्टर रह रहे हैं, वो यहाँ पे 13% है। 13%। ये जो नॉर्थ और ईस्टर्न वाला पोर्शन है वो बेसिकली नेटिव तमिल का एरिया है।
दूसरी तरफ 5% ऐसे तमिल स्पीकिंग ग्रुप है जो कि इंडियन तमिल है, इंडियन तमिल है। अब ये वो तमिल ग्रुप है जो ब्रिटिश पीरियड के समय में ब्रिटिशर के द्वारा माइग्रेंट लेबर के रूप में, प्लांटेशन लेबर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए और वो लोग वहीं पर सेटल्ड हो गए, है ना। जिनके फोर फादर ब्रिटिश पीरियड में श्रीलंका ले जाए गए, उनके जो डिसेंडेंट हैं वो इंडियन तमिल कहलाते हैं, 5% है। अब यहाँ पे भी टेंशन का माहौल है। क्यों? क्योंकि जो 74% पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म एज अ रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो जो कॉमन बॉन्ड है, पहला तो लैंग्वेज के आधार पे हो गया, दूसरा रिलीजन के आधार पे हो गया, तो इस पे आपस में कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी। दूसरी तरफ जो हमारे तमिल स्पीकिंग ग्रुप है वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिज्म, यहाँ पे एक रिलीजन और है, वो है 7% क्रिश्चियन, है ना। यहाँ पे 7% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी रहती है। वो अलग बात है कि ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन दोनों लैंग्वेज यूज करती है, मतलब सिन्हाला भी है और तमिल ग्रुप में भी। तो ऐसा आप मत जोड़िएगा कि 74% ये हो गए, 18% ये हो गए, तो ये 7% कहाँ से आ गया। अब 7% अगर आ भी गए तो बाकी के परसेंटेज कहाँ गए, आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ पे रिलीजन की बात की जा रही है जो कि 7% है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं 7% क्रिश्चियन है, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिलती है वो 1948 में मिलती है, हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आपने देखा कि बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन है जो कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कि मेजोरिटी में है। और वहीं पे आपने श्रीलंका में भी देखा कि 74% पॉपुलेशन है जो कि सिन्हाला ग्रुप, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है। अब ये बट नेचुरल है और ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो ग्रुप मेजोरिटी में होता है वो अपनी विल को, अपने इंटरेस्ट को इम्पोज करना चाहता है माइनॉरिटीज के ऊपर, या फिर पूरी कंट्री को वो अपने अकॉर्डिंग रूल करना चाहता है। तो यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी भी अपनी मेजोरिटी का फायदा ले सकता था और उसी प्रकार से सिन्हाला ग्रुप भी अपनी मेजोरिटी का फायदा ले सकता था। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दोनों ही कंट्रीज ने किस तरीके से पावर शेयरिंग की ये जो डिमांड है इसको टैकल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको बोला जाता है मेजोरिटरिज्म। आप यहाँ पे स्लाइड में देखिएगा, ये है मेजोरिटरिज्म। मेजोरिटरिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी को रूल करना चाहिए जिस तरीके से वो चाहें। तो ऑब्वियस है जो उनके कल्चर होंगे, जो उनके वैल्यूज होंगे, जो उनके नॉर्म्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो रूल करेंगे पूरी कंट्री के ऊपर। सिंस दिस कंट्री इज डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी जो मेजोरिटी में है। तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी दे विल ट्राई टू डोमिनेंस ऑन माइनॉरिटीज। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने ढेर सारे मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्ट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वर दैट स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं 1956। सोचे 1948 में देश को आजादी मिलती है और 1956 से ही उन्होंने अपना कलर दिखाना शुरू कर दिया। 1956 में उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, मेजोरिटी ग्रुप है। वहां पे तमिल स्पीकिंग ग्रुप भी था बट उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि अब कंट्रीज में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होंगे वो सब के सब सिन्हाला लैंग्वेज में ही होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट वर्क हो, चाहे वो जुडिशरी के वर्क हो, इवन यहाँ तक कि स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी सिन्हाला को ही चूज किया गया। और दूसरा उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को अडॉप्ट की। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस देना, वरीयता देना, किसके ऊपर? तमिलों के ऊपर।
तो चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, एडमिशन के रिगार्डिंग हो, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को ही प्रेफर किया जाने लगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो गए, जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो मार्जिनलाइज हो गए, हाशिए पे आ गए वो। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने तीसरा ब्लंडर किया, मैंने इसे ब्लंडर बोला है, मिस्टेक नहीं, क्योंकि रिलीजन सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू होता है। और इन्होंने ब्लंडर ये किया कि बुद्धिज्म को ही उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। तो फिर इसका इम्पैक्ट तो कुछ पड़ेगा ही, और इम्पैक्ट ये रहा कि जितने भी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी था, उसको ये लगने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारे नीड को लेकर, हमारी विल को लेकर सेंसिटिव नहीं है। बुद्धिस्ट सिनाला वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये बट ऑब्वियस है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या फिर कल्चर को प्रमोट करोगे तो दूसरी कल्चर ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेजोरिटी टू गिव रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटीज ग्रुप। तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन, परायापन, अपने ही कंट्रीज में, अपने ही गवर्नमेंट के लिए फीलिंग ऑफ एलियनेशन आने लगा। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द गवर्नमेंट बोथ, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो तमिलों के लिए नहीं है। तमिल को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल ही नहीं रहे हैं, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे फिर वो जॉब हो, चाहे फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और फिर इसका कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ही। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों ही कम्युनिटी के बीच में गैप बढ़ने लगा, रिजेंटमेंट होने लगा, टेंशन आने लगी। तो इसके बाद में फिर रिएक्शन और थोड़ा सा बढ़ेगा, और वो रिएक्शन क्या है कि तमिल्स भी यूनाइट होंगे, वो भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, अकेले तो लड़ नहीं सकते। इसलिए श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए, अगर आप किसी विशेष लैंग्वेज को ही प्रेफर कर रहे हो हर जगह पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी तो होगी। अब हमारे यहाँ सब हिंदी बोलते हैं, अगर हम तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें इंडिया का, तो हमारी बुक्स वगैरह सब तमिल में आने लगेंगी, जो भी जुडिशरी के वर्क होंगे, गवर्नमेंट वर्क होंगे, वो तमिल में होने लगेंगे, तो हमको प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द तमिल लैंग्वेज। लाइकवाइज यहाँ पे श्रीलंकन तमिल ने भी पूरी तरीके से कोशिश की कि उनके भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। जैसे हमारे इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। मोर ओवर हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि हमने बाइंडिंग कर दिया है कि भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे इंडिया के लिए, है, बट स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी है। ऐसा नहीं कि केरल की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, सॉरी हिंदी ही होगी। बेशक इंग्लिश हो सकती है, इसके अलावा उनकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे कि मलयालम। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने लैंग्वेज को के साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी की भी बात करने लगे, इक्वलिटी की बात करने लगे, चाहे वो हर सेक्टर में, है ना, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स में भी, मूवमेंट के थ्रू, रैलीज के थ्रू, प्रोसेशन के थ्रू अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और 1980s तक आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हो गई, और धीरे धीरे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की बात करने लगे। आपने अभी देखा था ना, ये हमारा श्रीलंका है, तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन था और ईस्टर्न वाला पोर्शन था, वहां पे तमिल स्पीकिंग ग्रुप मेजोरिटी में था, आई मीन ये वाला एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने एक अलग सेपरेट स्टेट बनाने की मांग की, है ना, तमिल इलम, इलम मीन्स स्टेट, बट इसको भी लगातार डिनाई किया गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि दोनों ग्रुप के बीच में जो रिजेंटमेंट था वो कन्फ्लिक्ट में चेंज हो गया, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई, और फाइनली फिर क्या हुआ, वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। सिविल वार का मतलब होता है एक ही कंट्रीज के
अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस होना। और जब भी कभी सिविल वार होगा तो बट ऑब्वियस है वो कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत पीछे चली जाएगी। और रिजल्ट क्या हुआ? कंट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। ऑन द रिकॉर्ड 2009 में ये सिविल वार खत्म हो गया है, लेकिन जो रिपरकशन है वो आज भी श्रीलंका को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से टर्मोइल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सिविल वार, या फिर आप मेजोरिटरिज्म पॉलिसी को कह सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अपने विल को इंपोज करता है तो वो कंट्रीज में सिविल वार हो सकता है और फिर कंट्रीज बहुत सारे एंटिटीज में टूट सकती है। अब यहां पे ये श्रीलंका हो सकता है कि यहां पे अगर, अब आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि यहां पे और भी ग्रुप बने थे, जैसे कि लिट्टे का नाम आपने सुना होगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम। सिलेबस में नहीं है, काट दिया गया है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये है प्रभाकरण जो लिट्टे कम्युनिटी को लीड कर रहे थे, और बेटा इन्हीं की वजह से हमारे देश के होनहार प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिट्टे कम्युनिटी, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था इंडियन तमिल की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि ये अगर आप इंपोज करेंगे मेजोरिटी के विल को तो डेफिनेटली फिर कंट्रीज में पार्टीशन हो सकता है, बहुत सारे पार्ट्स में एक कंट्री टूट सकती है। अब हमारे यहां भी इंडिया 3 पार्ट में टूट चुका था 1947 में, जस्ट बिकॉज कि मेजोरिटी ग्रुप जो हमारा हिंदू था कुछ ऐसे स्टेटमेंट इशू करता है जिसकी वजह से इस्लाम कम्युनिटी को लगता है कि हमारी कम्युनिटी, हमारी लैंग्वेज, कल्चर सब वाइप आउट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फोकस किया, फोर्स किया कि हम एक अलग सेपरेट एंटिटी बनाएंगे ताकि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। हालांकि वो ऐसे स्टेटमेंट हमारे यहाँ के कुछ 2-4 लोगों ने ही दिया था, कुछ पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए भी इसका मुद्दा बना के जबरदस्ती 2-3 कंट्रीज बनाई गई थी। फिलहाल अब हम बात करेंगे दूसरी कंट्री जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम ने इस सिचुएशन को कैसा टैकल किया इसको समझते हैं। तो बेटा बेल्जियम में डिफरेंसेस थे, है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। हमने तो लैंग्वेज के आधार पे बात कर ली कि डच था, फ्रेंच थे, जर्मन थे, और भी डाइवर्सिटीज थी। तो यहां पे डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटीज थी, तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। लेकिन अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने इस डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया, रिकॉग्नाइज किया डिफरेंसेस को, और सभी डिफरेंट सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को अकोमोडेट किया। उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। भाई ये बात सच है कि सबका अपना अपना कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है। ये बात जरूरी तो नहीं ना कि जिस तरीके से आप सोचे, जो कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन आप फॉलो करें वही सभी करें, आप फोर्स करो। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए। सोचिए बेटा 1970 से लेकर 1993, महज 23 इयर्स के अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया, मतलब संशोधन किया। पर्पज सिर्फ इतना था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें हम सभी को एक साथ एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर पीसफुल मैनर में रह सके, सभी लोग रख सके। कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था सेंट्रल लेवल पे, है ना, जैसे मान लीजिए ये है हमारा बेल्जियम, तो आपको पता है एक कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे कंट्री के लिए होती है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो मिनिस्टर थे उनको इक्वल किया गया। कितनी अच्छी बात है। बावजूद कि मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी था, लेकिन उसने इस बात को माना कि ठीक है देयर शुड बी इक्वलिटी, ताकि कोई भी ग्रुप डोमिनेंस ना कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है। तो गवर्नमेंट में ऑब्वियस है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा हो सकता है,
और फिर वो अपने विल को इम्पोज कर सकता है। सो दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। एक ही कम्युनिटी फिर ले ही नहीं सकती, दोनों कम्युनिटी के पास इक्वल वेटेज है। और लाइकवाइज वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। जैसे कि आपने देखा था ना, ये अपर वाला पोर्शन डच स्पीकिंग कम्युनिटी था और जो साउथ वाला पोर्शन था वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था। तो इसको प्रॉपर स्टेट बना दिया गया और इन स्टेट्स को प्रॉपर ऑटोनॉमी दे दी गई। ऐसा नहीं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जुगेट में रहेंगे या फिर अधीन रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे। ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि ये स्टेट और ये स्टेट पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। और सारी पावर जुरिस्डिक्शन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो गई। तो सही है। अगर यही चीज उन्होंने जो तमिल इलम कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, अगर वो बना दिया जाता तो शायद इतना इशू ना आता श्रीलंका में। अब देखिए, एक स्पेशल गवर्नमेंट वहां पे बनाएगी ब्रुसेल्स के लिए। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी और आपको पता है कि वहां पे थोड़ा सा टेंशन ज्यादा था क्योंकि जबरदस्त मेजोरिटी हो गई थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच, एजुकेटेड और डेवलप्ड थे। तो वहां पे भी बेटा सेम यही स्टोरी रखी गई कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर इक्वल किए गए। और दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में था, लेकिन फिर भी उसने फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज किया, अलाउ किया। तो इसी प्रकार से ब्रसल्स में भी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में था, फिर भी उन्होंने डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि 20% था, उनके भी मिनिस्टर को इक्वल किया। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और ब्रसल्स में भी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट पे अलग अलग गवर्नमेंट तो है ही। अब एक थोड़ा सा फोर्थ टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना। इसे आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जब भी कभी कोई रूल्स लैंग्वेज के रिगार्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग लाया जाएगा, उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट कोई स्पेशल एरियाज के लिए नहीं था, पूरे कंट्रीज के लिए था। और हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। वो किसी भी जगह पे रह रहे हैं, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पूरे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होगा। और जब भी कोई रूल्स इनके रिगार्डिंग आएगा, जैसा मैंने बताया कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, वो इसको डील करेंगे। चाहे वो बुक्स की मीडियम हो या फिर कोई सिलेबस हो या फिर कोई भी वर्क हो सकता है ना, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर। तो बेल्जियन मॉडल वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वो सभी लोग पीसफुल वे में बहुत शांति के साथ, है ना, कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करते हुए रह रहे हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि जब यूरोपियन नेशंस एक साथ आके यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो ब्रुसेल्स को चूज किया जाता है ना। ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट था, उन्होंने अवॉइड किया है सिविक स्ट्राइप को, सिविल वॉर को। अदरवाइज क्या हो सकता था? पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हो सकता था। अगर ये बेल्जियम है तो हो सकता था, इट माइट पॉसिबल कि ये एरिया अलग हो जाता, ये एरिया अलग हो जाता, कंट्री डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट जाता। और टूट जाता तो फिर ये जर्मन वाला लैंग्वेज वाला, तो ये तो जर्मनी जबरदस्ती फोर्सफुली एक्वायर कर लेता। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज ने अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। एक तरफ तो श्रीलंका है जिन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, और दूसरी तरफ बेल्जियन है जिन्होंने अकोमोडेट किया डाइवर्सिटीज को, सभी को रिस्पेक्ट किया, डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया। श्रीलंका में मेसी पार्टीशन हो सकता था अगर 2009 में ये सिविल वार ना फिनिश हुआ होता तो। और अभी भी श्रीलंका के हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना, रिपोर्ट्स आती ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी को अंडरमाइन करता है। अगर आप पावर शेयर नहीं करेंगे तो यूनिटी को अंडरमाइन करता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। क्या नीड है पावर शेयर करने की?
इसको देखेंगे। इसके पीछे हम दो मेन लॉजिक दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकेंड वन इज मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब सिंपल है, जहां पे हम लॉजिकल बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, है ना, प्लस और माइनस का फोकस करते हैं, उसके बेस पे अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो प्रूडेंशियल रीजन है। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप पावर शेयर करोगे तो कंट्रीज में सिविल वार या फिर टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में कोई भी किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उससे वायलेंस बढ़ेगा, है ना। सिविल वार आपने देखा ना श्रीलंका में, तो वायलेंस बढ़ेगा, है ना, मैसेक्योर होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी ही आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दायरा बहुत बड़ा है ना। इकोनॉमिक पूरा तरीके से डामाडोल हो जाएगी, पॉलिसीज पूरी तरीके से रैप्चर्ड हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन में पावर शेयरिंग इज गुड ऑप्शन फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। सेकेंड थिंग्स, अगर आप इम्पोज करते हो अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर जबरदस्ती, फोर्सफुली, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन लग सकता है ना, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशंस। वही बात कि अगर आप की फोर्स की वजह से हो सकता है कि माइनॉरिटीज आपकी बात को मान ले, लेकिन धीरे 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 उनके मन में रिजेंटमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो अपनी एक सेपरेट एंटिटी या अलग स्टेट बनाने की या फिर इवन अलग कंट्री बनाने की डिमांड करते रहेंगे, और ये डिमांड तब तक चलेगी जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाएगी। तो बेहतर है कि उनको अकोमोडेट कर दिया जाए, उनके लिए थोड़ा सा ऑटोमेसी दी जाए। तीसरा यह है कि टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। अगर आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं माइनॉरिटीज का, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के ही अगेंस्ट में है, ये मेजोरिटी के भी अगेंस्ट में जाएगा, है ना। अभी रिसेंटली यहाँ पे यूपी में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों ने ग्रीन फ्लैग अपने घरों में लगाया था, तो कुछ मेजोरिटी ग्रुप वालों ने वहां पे जाके उनके घर में जबरदस्ती उस झंडे को हटाने की कोशिश की, शायद भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे देखिए वो शूट डाउन, मर्डर किया गया, मारा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेजोरिटी ग्रुप का भी नुकसान हुआ ना। वो अलग बात है कि जो शूट किया है उसको सजा होगी, है ना, पनिशमेंट होगा, वट एवर, बट यहाँ पे नुकसान तो हो ही गया। जिन लोगों ने चढ़ाया उसे यह काम करने के लिए, प्रोवोक किया, जो मेजोरिटी ग्रुप प्रोवोक किया, क्या मिल गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा हमेशा दोनों का ही लॉस होगा, ये मैं इशारा कर रहा हूं। So it is prudential to share power because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, पीसफुल वे में सारे सोसाइटी अच्छे से रहेगी, और कंट्री की जो यूनिटी होगी वो स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन मतलब होता है नैतिक पक्ष। अब आप सोचिएगा जरा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी का मतलब सीधे सीधे होता है भाई कि लोगों का शासन है। अब लोगों का शासन है तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे लोग में सिर्फ मेजोरिटी ग्रुप ही आता है, वहां पे तो सभी लोग इक्वल वे में आ रहे हैं, माइनॉरिटी भी है। तो ऐसी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक रूल है उनके साथ शेयरिंग पावर किया जाना चाहिए, जो उस रूल के साथ इफेक्ट हो रहे हैं उनके साथ भी पावर को शेयर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई एलियन पावर रूल नहीं कर रही है, हम खुद से खुद के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो हमें तो ये अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि हम कंसल्ट किए जाए कि हम किस तरह से रूल होना चाह रहे हैं। फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, बेसिक स्पिरिट, आत्मा ही आप हटा दे रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि ह्यूमन, फिर आप उसमें कह रहे हो कि नहीं आत्मा नहीं रहेगी। तो वही बात की जा रही है कि भाई पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग देन देयर विल नॉट बी एनी डेमोक्रेसी। सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आप उसी को कहोगे जिसको, जहां पे सिटीजन अपना पार्टिसिपेशन के थ्रू थोड़ी बहुत अपना भी स्टेक गेन करते हैं, है ना। So while potential reason stress that power sharing will bring out better outcome, obviously,
तो मोरल रीजन क्या बात करता है कि वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, है ना, नैतिकता की बात करते हैं कि भाई वैल्यू एनहेंस होगी, डेमोक्रेसी में वैल्यू एनहेंस होगी अगर आप पावर को शेयर करते हो। ऑन द अदर हैंड प्रूडेंशियल बात करता है कि भाई आउटकम अच्छा होगा, वही बात है ना, प्रूडेंट का यूज किया जा रहा है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा माना जाता था कि पावर शुड बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी फ्यू हैंड्स, क्योंकि अगर पावर को बहुत डिस्पर्स कर दिया जाएगा, है ना, पावर को जैसे आज के समय में डिस्पर्स कर दिया जाता है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि पावर डिस्पर्स होगा तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये नोशंस चेंज होने लगा जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अगर लोगों का शासन है ना, इट इज द रूल ऑफ द पीपल, देन ऑल द पीपल्स हैव राइट टू बी कंसल्टेड while framing constitutions, rules, any policies regarding the governance. So इसी बात को ध्यान में रखते हुए पावर शेयरिंग मैक्सिमम ग्रुप में शेयर किया जाता है, और वही आइडियल डेमोक्रेसी वही है जहां पे पावर्स को मैक्सिमम शेयर किया जा रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो सिटीजन ही होते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल ही होते हैं। तो ऐसा माना गया कि पीपल should rule themselves with the help of self government institutions। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसमें पब्लिक का व्यूज होना चाहिए, सिटीजन का व्यू होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए। तो आज के समय में जो पावर शेयरिंग है वो मल्टीपल फॉर्म ले सकती हैं, जिसमें से हम दो चार यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ पावर। ये मैंने पहले ही स्लाइड में आपको क्लियर किया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि सभी लेवल इक्विवेलेंट हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी इक्वल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है और जुडिशियल ब्रांच है। यहाँ पे भी पावर को इक्वली शेयर किया गया है ना, और सभी के पावर इक्वली डिवाइडेड हैं। आई मीन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो काम होते हैं वो लेजिस्लेटिव नहीं कर सकता, और लेजिस्लेटिव ब्रांच के जो काम है उसे जुडिशरी नहीं कर सकता, वाइस वर्सा। तो आप सबको तो पता ही है कि तीनों ऑर्गन के काम क्या है, फंक्शन क्या है, और ये फंक्शंस क्लियरली मेंशन्ड भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। सभी एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर चेक और बैलेंस भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल कर देते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों का एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, ताकि कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑर्गन मिस यूज ऑफ पावर ना कर सके। जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो मेंबर होते हैं, दे आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच। सिमिलरली legislative branch are also accountable to the executive branch because the ministers which comprise executive are part of the legislative. Likewise, executive members are also accountable and responsible to the judiciary, and judiciary are also accountable to the executive because the judges of the judiciary are appointed by the executive members. Similarly, a process is called judicial review. अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच या लेजिस्लेचर कोई ऐसा रूल्स या कानून फॉर्मुलेट करती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जुडिशरी उसके ऊपर प्रॉपर चेक करती है और नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर देती है, मैंने कई बार बताया आपको। और लेजिस्लेटिव भी प्रॉपर जुडिशरी के मेंबर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि जब इनका नॉमिनेशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, तो ये दोनों ही एक ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे है। अब हम दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं, वो है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना। अब इस इंडिया में एक गवर्नमेंट होगी जो इंटायर कंट्री के लिए होगी, उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में। बाकी कंट्रीज में आप नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, यूनिटरी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हो,
या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हो। तो ये तो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होती है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हमारे कंट्री में तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरे लेवल पे होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया में उससे भी एक नीचे लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसको आप म्यूनिसिपैलिटीज या ग्राम पंचायत वगैरह जो आपने देखते हो, है ना, वो सारी टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। तो इसको लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में बोला जाता है। यहाँ पे क्लियर डिवीजन है पावर का, जुरिस्डिक्शन का, इवन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स एड देती है स्टेट गवर्नमेंट को, बट यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन से एरिया से टैक्सेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और लोकल गवर्नमेंट कर सकती है। तीनों के सब्जेक्ट मेंशन्ड है शेड्यूल 7 में कि व्हाट आर द टॉपिक्स जिसपे आप कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से जहां पावर का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो आप देख पा रहे हैं कि पावर क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। सबसे अपर लेवल पे है, फिर उससे नीचे, फिर उससे भी नीचे। तो इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, वही जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट बोला यहाँ पे, एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ पावर रहती है। तो ये तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। अब हम तीसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमारी कंट्री में ये तीसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको बहुत विजिबल नहीं होगी उस तरह से, जिस तरीके से बेल्जियम में आपको देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में। आपने नोटिस किया होगा वहां पे एक थोड़ा सा अनोखी गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पे लैंग्वेज कल्चर को लेकर, है ना, जब कोई कानून बनता था तो उसमें ये गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती थी या फिर एक तरफा रोल प्ले करती थी। बट हमारे इंडिया में भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर किसी प्रकार की जॉब्स हो। आपने देखा होगा द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को आप रिजर्वेशन के भी नाम से जानते हैं। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन या वीकर सेक्शन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। चाहे वो लोकसभा में हमने 84 सीट रिजर्व की है एससी कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ 543। Likewise, we have also reserved 47 seats for the ST candidate out of 543 seats in the Lok Sabha only. तो हर स्टेट में इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनकी सीट रिजर्व होती है। नॉट ओनली इन लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है, प्रमोशंस में भी होता है, और यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी, कॉलेजेस वगैरह में भी इनकी प्रॉपर सीट रिजर्व होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर शेयर किया जा रहा है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन आपने अभी देखा लोकसभा में 33% जो रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है ना, 2023 में ये बिल पास हो गया है। लोकल इलेक्शन में तो विमेन को रिजर्वेशन 1993 से ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पावर इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है अलग अलग सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के बीच में। तो एडवांटेज ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group whose otherwise would feel alienated from the government। ये बात सही है। आज अगर हम SC ST कम्युनिटी को प्रॉपर रिजर्वेशन लोकसभा में ना देते तो क्या उनके पास उस समय 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, क्या इतने रिसोर्स थे, क्या इतना ये वेल ऑफ या एजुकेटेड थे, रिच थे, डेवलप थे कि चुनाव लड़ सके, और चुनाव लड़े तो वो जीत के भी आ सके, और जब वो वहां पहुंचते नहीं तो उनके बेहतरी की बात ना होती। फिर जो बहुत सारे पॉलिसीज आती हैं, कुछ एक्ट भी आते हैं जो प्रॉपर इनके वेलफेयर के लिए होता है, नहीं आ पाता। आज भी विमेन के अगेंस्ट में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, बट जब 33% रिजर्वेशन हो गया है और अगले इलेक्शन से जब इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होगा तो डेफिनेटली इनके जो अगेंस्ट क्राइम है वो भी
स्लो होगा या फिर कम होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी सेक्शन अपने आप को एलियनेटेड फील ना करे, परायापन ना फील हो, है ना, उनको फील हो कि हमारा भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, डेमोक्रेसी में हमारी भी थोड़ा बहुत स्टेक है। और लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, वो है फोर्थ, पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। डेमोक्रेसी में तो पता है पॉलिटिकल पार्टी होना ही होना है, जितनी ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उतना ज्यादा स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल पार्टी है तो कंपटीशन है, कंपटीशन होने का मतलब ही है कि पावर शेयर्ड होगी। अगर कंपटीशन नहीं होगा, सिंगल पार्टी सिस्टम हो जाएगा कहीं पे, तो फिर पावर शेयर उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा पावर शेयर आपको तब दिखता है जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोएलिशन गवर्नमेंट है ना, कोएलिशन पता है ना, गठबंधन सरकार। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है, तो उनको दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आने के बाद मेजोरिटी स्टैब्लिश करते हैं, फिर जाके वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे इस बार बीजेपी बहुमत मेजोरिटी नहीं पा पाई, है ना, बहुमत कितना होता है 272 सीट आउट ऑफ 543, लेकिन बीजेपी को 272 सीट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बनाया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पावर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में शेयर की गई है। अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे नेगेटिव बात भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, लाइक माइंडेड पीपल मिलके एक साथ सेम आइडियोलॉजी जो बिलीव करते हैं, वो सब मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे पावर शेयर की जा रही है। और दूसरा है प्रेशर ग्रुप। आपके एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं है ना, देख लेता हूँ, नहीं दिया है, बट प्रेशर ग्रुप मैं बता देता हूँ क्या है। पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से फॉर्म होती है, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मिंग इनकी भी है, कि जिनके कॉमन बिलीफ होते हैं, इंटरेस्ट होता है ना, कॉमन विल होते हैं। तो ऐसे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, है ना, वॉलंटियर बेस्ड पे होता है, कोई नॉन प्रॉफिट बेस्ड नहीं होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका सिर्फ पर्पज होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, है ना, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ऐसी पॉलिसीज जो उनके अगेंस्ट में हो, है ना, उनको अपने फेवर में कराने के लिए क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करते हैं ओवर द गवर्नमेंट। तो हर कंट्रीज में प्रेशर ग्रुप होते हैं, और ये जो प्रेशर ग्रुप क्वाइन हुआ था शब्द, ये तो स्पेशली अमेरिका में हुआ था। हमारे इंडिया में प्रेशर ग्रुप उतना एक्टिव नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रेशर ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और प्रेशर ग्रुप से डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इलेक्शन के समय आप आए, आपके सामने हाथ पांव जोड़े, उसके बाद वोट लेने के बाद, जीतने के बाद भूल गए। यही प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार को लगातार याद दिलाते रहते हैं कि आपने क्या मैनिफेस्टो में बोला था और आप क्या कर रहे हो, है ना। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गए, है ना, स्टूडेंट उनका भी अपना इंटरेस्ट ग्रुप होता है, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, है ना, पीजेंट हो गए, उसी प्रकार से बिजनेस एसोसिएशन हो गए। ये सब क्या है, ये सब प्रेशर ग्रुप ही हैं। जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो सब इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, हालांकि प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस है, बट वो आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये सब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि अपने, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, है ना, फिक्की हो गया, बिजनेस एसोसिएशन की बात करते हैं, है ना, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन हो गया, ये सब मिलके गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस पॉलिसीज को चेंज कीजिए जो भी उनके अगेंस्ट में हो। तो इस तरीके से भी पावर को शेयर किया जाता है। और लास्ट वाला ऑप्शन होता है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट भी, मूवमेंट करके भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज किया जाता है। अभी आपने किसान बिल देखा होगा, फार्म बिल जो आया था, उसके अपोज में ढेर सारे प्रेशर ग्रुप, लगभग 9 प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व हुए थे। वो सब मूवमेंट किए, प्रोटेस्ट किए, है ना, प्रोसेशंस किए, रैलीज करके भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। तो पावर शेयरिंग के जितने भी टाइप आपने देखे, ये सब एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरीके से जो डिवीजन होता है पावर का, वो सोसाइटी को भी यूनाइट करने में हेल्प करता है और कंट्री को भी यूनाइट करने में हेल्प करता है। अगर आप श्रीलंका जैसे हालात करेंगे, है ना,
इम्पोजिशन करेंगे मेजोरिटी का ओवर द माइनॉरिटीज, ऐसी कंडीशन में कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस, पार्टीशंस, बहुत ज़्यादा फिर यूनिटी नहीं रहेगी। तो चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई डोंट थिंक कि अब आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। लगभग सारे पोर्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कुछ और चैप्टर पढ़ने हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।